किडनी हमारे शरीर का, अगर लेमन भाषा में बोला जाए तो ये हमारे शरीर का सीवर सिस्टम है। ये 2-3 चीज़ें हैं जो कि हम लोग अपने गुर्दे को स्वस्थ रखने के लिए कर सकते हैं: पानी, ब्लड प्रेशर और अपना लाइफस्टाइल चेंज। डायबिटिक पेशेंट्स के लिए किडनी कितना प्रोन है, वल्नरेबल है कि वो भी खराब हो जाएगा, उसमें भी दिक्कत हो जाएगी? डायबिटीज की वजह से किडनीज भी खराब होती हैं क्योंकि प्रोटीन का लीक चालू हो जाता है। स्मोकिंग में ऐसा क्या होता है जो कि किडनी को सीधा प्रभावित करता है? स्मोकिंग के अंदर जो आपका तंबाकू होता है उसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट जो मेटल्स होते हैं, हैवी मेटल्स जैसे कि क्रोमियम, निकल, कैडमियम, इसके अलावा जब ये अपने शरीर में, अपने खून में जाते हैं तो ये जहाँ पर भी जाते हैं ये धीरे धीरे डैमेज करते हैं। ये कोई एक रात का या एक दिन का या एक हफ्ते का या एक महीने का डैमेज नहीं है। जो लोग किडनी कैंसर से पीड़ित हो जाते हैं उसके सिम्टम्स क्या होते हैं? किडनी कैंसर के जो मेन सिम्टम्स, मेन लक्षण जो मरीज को मालूम चलते हैं वो है असमय आपका वजन का घटना। नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार। इस खास पेशकश में मैं आपको बताने जाऊंगा शरीर के एक बेहद इंपॉर्टेंट ऑर्गन के बारे में, जिसका काम ब्लड को प्योरीफाई करने का भी है। अगर मोटे शब्दों में कहें तो उसका नाम किडनी है। और आजकल आपको मालूम है कि किडनी की बीमारी से बहुत लोग परेशान होते हैं। दरअसल पहले इस तरह की बीमारी बहुत सुना नहीं जाता था, लेकिन इन दिनों यूरोलॉजी एक बड़ा ऐसा विभाग है जिसमें मरीज अक्सर जाते हैं डॉक्टर के पास कि आखिरकार हो क्या गया। कई बड़े नेता भी यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की वजह से गुजरे हैं, उन्हें डायलिसिस पर रहना पड़ा है और लंबे समय के इलाज के बाद उनकी मृत्यु हो गई है। सवाल यह उठता है कि किडनी कितना वाइटल ऑर्गन है, और अगर किडनी फंक्शन नहीं करे प्रॉपरली तो एक इंसान को क्या करना चाहिए? उसको कैसे पता चलेगा कि उसका किडनी फंक्शन नहीं कर रहा है ठीक से, किडनी में दिक्कत है, वो डॉक्टर के पास कब जाए, किस समय जाए? बहुत सारी बातें हम आपको बताने जा रहे हैं क्योंकि हमारे साथ डॉक्टर राहुल गुप्ता हैं, यूरोलॉजी के एक्सपर्ट हैं। इन्होंने कई सारे पेशेंट्स का इलाज किया है। तो डॉक्टर गुप्ता, आपका TV9 के प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं सीधा सवाल आपसे करना चाहूंगा। दरअसल एक आदमी कैसे समझे कि उसको यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है? क्योंकि कई बार होता क्या है कि लोग यूरिन पास करने जाते हैं, उसमें पेन होता है। पेन होता है तो तरह तरह की बातें दिमाग में आती है। कई बार क्या होता है कि हम यूरिन पास करते हैं, वो पूरा पास नहीं होता, कुछ रह जाता है और वो समस्याएं बार बार होती हैं। तो ऐसे पेशेंट्स को, ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए और क्या समझना चाहिए? जरा आप प्लीज इसके बारे में बताएं। नमस्कार पंकज जी, नमस्कार TV9 के सभी दर्शकों को। जो आपने पंकज जी मेरे से पूछा कि कुछ व्यक्तियों को पेशाब जाते वक्त पेशाब पूरी तरीके से नहीं उतरती है या फिर वो पेशाब ढंग से कर नहीं पाते हैं, ये वो व्यक्ति होते हैं जिनकी उम्र यूजुअली 50 से 60 की उम्र के अराउंड के होते हैं और ज़्यादातर ये लोग व्यक्ति मतलब मेल्स होते हैं। इसका जो मेन कारण रहता है वो प्रोस्टेट रहता है, जिसको अपनी लोकल भाषा में अपन लोग गदूद बोलते हैं। मरीज को बार बार पेशाब जाना, रात में बतेरी बार उठना, पेशाब में खून आ जाना, सो ये सब इनके नॉर्मल और बड़े ही कॉमन सिम्टम्स होते हैं। तो सबसे पहले जो मैं आपको बताऊंगा कि जो मरीजों को करना चाहिए जब ये वाली दिक्कतें आएँ, उसमें सबसे पहले अपने जो भी लोकल यूरोलॉजिस्ट हैं, लोकल जो भी हॉस्पिटल है वहाँ पर जो भी यूरोलॉजिस्ट अवेलेबल है उसके पास जाकर एक बार चेकअप कराएं। आपका यूरोलॉजिस्ट आपके मात्र 2 या 3 जांचें, जैसे कि एक अल्ट्रासाउंड, एक खून की जांच और एक पेशाब की जांच, ये करके देखेगा। और जो बेस बीमारी है, इसको बीमारी नहीं बोलना चाहिए, ये एज रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, तो इस प्रॉब्लम का जो सल्यूशन है वो बहुत ही सरल है। वो सरल ऑप्शन आपका दवाइयाँ हैं। एक बार दवाइयाँ आपकी स्टार्ट हो गई तो आपको ये जो यूरिन का जो प्रॉब्लम है ये बहुत ही लंबे समय तक बिना किसी दिक्कत के आपका समय गुजारेगा। इसके अलावा जैसा आपने कहा कि शुरुआत में कि भाई लोगों को कैसे मालूम चलेगा कि ये किडनी का प्रॉब्लम उनको हो रहा है या नहीं हो रहा है और बहुत ही लंबे समय से चला आ रहा है, इसीलिए हम लोग अपने सभी जो जनरल पॉपुलेशन है उसको ये बताते हैं कि आप अपने रेगुलर, एनुअल या फिर सेमी एनुअल, मतलब कि 6 महीने पे या फिर साल के अंत में अपना एक बार टेस्ट जरूर कराएं, जिसके अंदर यूरिन का टेस्ट और खून का टेस्ट या फिर और एक अल्ट्रासाउंड,
ये अगर आप 3 टेस्ट कराएंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें मालूम चलेंगी, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपको मालूम चलेगा कि आपके गुर्दे, दैट इज किडनी की जो हेल्थ है, हाउ मच इज गुड दैट, मतलब कि वो कितनी स्वस्थ है, कितनी अच्छी है, या क्या इसके लिए और कोई एक्सपर्ट ओपिनियन लेना है अपन लोगों को या नहीं। तो गुर्दे की किसी भी दिक्कत के लिए आपको पहले टेस्ट कराने पड़ेंगे। इसके अलावा बहुत सारे लोगों को पहले ही मालूम चल जाता है कि यार हमको पेशाब की दिक्कत हो रही है, जैसे कि पेशाब में खून आना या पेशाब में जलन होना। तो हाँ, इसके लिए डेफिनेटली वो लोग अपने सबसे पहले जनरल फिजिशियन, मतलब जो भी हमारे जो मेडिसिन वाले डॉक्टर साहब होते हैं, उनके पास जाते हैं। अगर उनको लगता है कि ये किसी यूरोलॉजिस्ट के पास इनको रेफ़र करना चाहिए तो फिर वो हमारे पास भेजते हैं। इसके बाद इनका जो स्पेसिफिक टेस्ट होते हैं, जैसे कि कभी सीटी स्कैन या फिर एमआरआई, तो अगर उसकी ज़रूरत पड़े तो ही अपन लोग वो सारे के सारे टेस्ट कराते हैं, और तब अपने को मालूम चलता है कि इसके अंदर, इस व्यक्ति के अंदर, इस मरीज़ के अंदर इनके गुर्दों का, इनकी किडनी की हेल्थ कैसी है, या हमको कुछ इसके अंदर कोई दवाई ऐड करनी है या कोई सर्जरी एडवाइस करनी है। ये सारी की सारी चीज़ें अपन लोगों को तभी मालूम चलती हैं। ये बात अब बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें आपने बताई, क्योंकि इन दिनों किडनी पेशेंट्स की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, और कई बार हम लोग नेगेटिव सेंस में भी सुनते हैं कि किडनी ट्रांसप्लांटेशन की ज़रूरत थी, लोग किडनी बेच रहे हैं। बेचने का मतलब है कि खरीदारों की संख्या बढ़ गई है, इसीलिए बेचा जाता है। लेकिन मैं अभी पॉजिटिव बात करना चाहूँगा आपके साथ। सीधा सा सवाल मेरा ये है कि किडनी कितना इंपॉर्टेंट है बॉडी में, क्योंकि दर्शक को यह पता होना चाहिए। और कहते हैं ना कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगर कोई आदमी पहले ही समझ जाए कि हमारे किडनी में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो वो तुरंत डॉक्टर के पास जाए। किसी आदमी को अगर वो स्वस्थ भी है और 50 के आसपास है, तो किडनी को स्वस्थ रखने के लिए उसको क्या कुछ करना चाहिए? मैं चाहूंगा आप ये दोनों बात बताएं। पंकज जी, जैसा आपने बोला प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ऑफ कोर्स ये एक वो बात है जो कि सदियों से चली आ रही है और आगे आने वाली कई सदियों तक चलेगी। इस गुर्दे किडनीज को स्वस्थ रखने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ हमको करनी है अपनी डेली लाइफस्टाइल में, वो है आपका पानी। आप जितना पानी पिएंगे उतनी ज़्यादा गुर्दे आपके, उतनी ज़्यादा किडनीज आपकी स्वस्थ रहेंगी, पहली बात। दूसरी बात, जांच। जैसे मैंने आपको बताया कि या तो हर 6 महीने में जांच होगी या फिर कम से कम 1 साल में एक जांच। ये जांच कब चालू करनी चाहिए? ये जांचें हम लोगों को 40 साल के ऊपर के व्यक्तियों को देनी चाहिए कि आप साल में 1 बारी या साल में 2 बारी अपना एक जनरल हेल्थ चेकअप कराइए, जिसमें हम लोगों को मालूम चलेगा कि कोई दिक्कत है या नहीं है। पॉइंट नंबर 3, बाकी जो आप अपने लाइफस्टाइल के अंदर चेंज करना चाहते हैं या कर सकते हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है स्मोकिंग। अगर आप तंबाकू का सेवन, स्मोकिंग, अपना मोटापा, अपना पानी का इंटेक, ये सब आप रखेंगे ज़्यादा, तो आपका डेफिनेटली किडनीज की हेल्थ, लॉन्जेविटी, मतलब कि उसकी स्वस्थता इतनी अच्छी रहेगी कि वो आपके जीवन के अंत तक काम करेगी। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपने मेरे से पूछी पंकज जी, कि किडनी हमारे लिए कितनी ज़रूरी है। भाई, किडनी हमारे शरीर का, अगर लेमन भाषा में बोला जाए तो ये हमारे शरीर का सीवर सिस्टम है। अगर हमारे शरीर का सीवर सिस्टम प्रॉपरली काम नहीं करेगा तो हमारे शरीर की सारी गंदगी अंदर रह जाएगी, जो कि हमारे शरीर के लिए अच्छी बात नहीं है। अगर गुर्दे खराब होते हैं तो सारी की सारी गंदगी अंदर रह जाती है, जिसको डायलिसिस, कृत्रिम द्वारा अपन लोग इसको साफ करते हैं। किडनीज को स्वस्थ रखने के लिए जो एक और जो चीज़ है वो है आपका ब्लड प्रेशर। जैसे मैंने आपको बताया कि 40 साल की उम्र के जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाने लग जाते हैं, तो आज की तारीख में जो हम अपनी जनरल पॉपुलेशन के अंदर देखते हैं कि ब्लड प्रेशर, जो हाइपरटेंशन की जो व्यक्ति जो पहले अगर 10 थे 100 में से, तो आज की डेट में 20 या 25 या 30 हो गए हैं। वो हमारे लाइफस्टाइल, हमारी जीवन शैली की वजह से हुआ है। अगर हम ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखेंगे तो डेफिनेटली हमारे जो गुर्दे हैं वो काफ़ी स्वस्थ रहेंगे। ये 2-3 चीज़ें हैं जो कि हम लोग अपने गुर्दे को स्वस्थ रखने के लिए कर सकते हैं: पानी, ब्लड प्रेशर और अपना लाइफस्टाइल चेंज। लेकिन इन दिनों हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग डायबिटिक हैं, उनको शुगर का प्रॉब्लम रहता है, और जब शुगर का प्रॉब्लम होता है तो कहा जाता है कि आपका लीवर ठीक फंक्शन नहीं किया, और लीवर ठीक फंक्शन नहीं किया इसलिए पेनक्रियाज अच्छे से फंक्शन नहीं किया, और पेनक्रियाज अच्छे से फंक्शन नहीं किया तो इंसुलिन ठीक से रिलीज नहीं हुआ, और इंसुलिन ठीक से रिलीज नहीं हुआ तो आप डायबिटिक हो गए।
पर सवाल यह उठता है कि जब हम टेस्ट के लिए जाते हैं तो डॉक्टर अमूमन कहते हैं एलएफटी भी करा लो, केएफटी भी करा लो। ये दोनों बातें होती हैं, एलएफटी करा लो, केएफटी करा लो। मैं आपसे सीधा सा सवाल करना चाहूंगा कि दरअसल डायबिटिक पेशेंट्स के लिए किडनी कितना प्रोन है, वल्नरेबल है कि वो भी खराब हो जाएगा, उसमें भी दिक्कत हो जाएगी? क्योंकि अक्सर मैं सुनता हूं ये डायबिटिक भी थे और इसलिए इनको किडनी की दिक्कत हो गई, किडनी ट्रांसप्लांटेशन की जरूरत पड़ गई। इन दोनों चीजों का क्या कनेक्शन है? क्योंकि आज के टाइम में बहुत सारे लोग फास्ट फूड खाते हैं, इस तरह का फूड खाते हैं, ड्रिंक्स लेते हैं, डायबिटिक हो जाते हैं। आपको पता है कि हर 4 आदमी में 3 आदमी में एक व्यक्ति को डायबिटीज है, और डायबिटीज है इसलिए किडनी का रोगी बढ़ रहा है, लीवर का रोगी बढ़ रहा है। तो मैं आपसे यह पूछना चाहूंगा कि डायबिटिक पेशेंट्स के लिए किडनी की बीमारी के चांसेस कितने ज्यादा है? पंकज जी, मैं सबसे पहले आपको जीरो से चालू करके मैं आपको सबसे पहले यह बताता हूं कि गुर्दा का काम क्या करता है। गुर्दा हमारे शरीर में जब ये फिल्ट्रेशन का काम करता है, जो कि सफाई का काम करता है, प्यूरिफिकेशन का काम करता है, तो वो इसमें से एक चीज़ नहीं निकालता है, जो कि है एक शुगर मतलब ग्लूकोज और दूसरा प्रोटीन। जैसे ही मरीज को शुगर की बीमारी जैसे डायबिटीज़ हो जाती है, तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो डैमेज होता है गुर्दे को, उस डैमेज की वजह से पेशाब में जो उसकी फिल्ट्रेशन है उसके अंदर शुगर, ग्लूकोज और प्रोटीन एल्ब्यूमिन आना चालू हो जाता है। एल्ब्यूमिन को पेशाब में या फिर गुर्दे के थ्रू नहीं जाना था, लेकिन अब वो जाने लग गया है। जितना ज़्यादा एल्ब्यूमिन जाएगा, जितना ज़्यादा प्रोटीन लीक होगा, जितना ज़्यादा प्रोटीन गुर्दे के थ्रू फ्लश होगा, गुर्दा उतना ज़्यादा डैमेज होता चला जाएगा। इसलिए बोला जाता है कि जब आप अपना एलएफटी कराइए तो अपना केएफटी भी कराइए। क्यों? क्योंकि डायबिटीज़ की वजह से जिस प्रकार से आपका लिवर डैमेज होता है, फैटी लिवर होता है या पेनक्रियास डैमेज होता है, उसी प्रकार से धीरे 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 करके डायबिटीज़ की वजह से किडनीज भी खराब होती हैं, क्योंकि प्रोटीन का लीक चालू हो जाता है। डायबिटीज़ अगर सही मायने में माना जाए तो ये डायबिटीज़ कोई एक सिंगल बीमारी, जैसे कि आप इसको पेनक्रियास की बीमारी बोल रहे हैं, जैसे इंसुलिन की बीमारी बोल रहे हैं, मैं इसको एक सिंगल बीमारी की तरह से देखता ही नहीं हूँ। डायबिटीज़ इज़ अ मल्टी ऑर्गन प्रॉब्लम, मतलब कि उसकी वजह से आपकी आँखें, आपका लिवर, आपके गुर्दे, आपकी हार्ट के जितने भी नर्व्स, आर्टरीज और वेन्स होती हैं जो कि ब्लॉक हो सकती हैं, इन सब की संभावना बढ़ती चली जाती है डायबिटीज़ की वजह से। डायबिटीज़ के साथ मरीज को अगर अपने गुर्दों को स्वस्थ रखना है तो उसको ये 3 चीज़ें करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। सबसे पहली बात है, आपको अपनी शुगर को कंट्रोल के अंदर, स्ट्रिक्ट कंट्रोल के अंदर करके रखना है। दूसरी चीज़, आपको अपना जो ब्लड प्रेशर जिसकी वजह से बढ़ेगा तो उसको कंट्रोल करके रखना है, ताकि गुर्दे को 2 तरफा मार ना पड़े, एक शुगर और एक प्रोटीन की लीक की वजह से और एक आपको बीपी की वजह से। और तीसरी और अपने सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अपने लाइफस्टाइल के अंदर चेंजेस, जैसे कि आपको डेली वॉकिंग, डेली फिजिकल एक्सरसाइज, अपना पानी का इंटेक ज़्यादा बढ़ाना है। तो इन सारी की सारी चीज़ों से मिलकर ही आप अपने डायबिटीज़ की वजह से जो होने वाली गुर्दे की बीमारियां हैं उनसे आप बच सकते हैं। इसके अलावा आपने मेरे को एक और चीज़ बोली कि भाई जब आप डायबिटीज़ की बात करते हैं तो इसमें जो आजकल फास्ट फूड चालू हो गया है या ड्रिंक्स चालू हो गए हैं, हम लोगों ने अभी यही डिस्कस किया कि आपको लाइफस्टाइल चेंज करना है। जो फास्ट फूड है, जो जंक फूड है, जो ड्रिंक्स हैं, उनको आपको लिमिट में करना है। मॉडरेशन इज़ द बेस्ट ट्रीटमेंट। आप जितना उनको कम खाइएगा, जितना उनको कम पीजिएगा, उतना ज़्यादा आपकी लॉन्जेविटी, आपके स्वस्थ रहने की संभावना बढ़ती चली जाएगी। आप लाइफस्टाइल पर बार बार जोर दे रहे हैं और मैं देखता हूं इन दिनों तमाम डिपार्टमेंट के डॉक्टर, एक्सपर्ट्स लाइफस्टाइल पे बहुत फोकस करते हैं। मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछना चाहूंगा, लाइफस्टाइल की वजह से क्या आजकल बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं? क्योंकि किडनी में कैंसर भी हो रहा है और आजकल कैंसर इतना कॉमन हो चुका है कि लोग परेशान हैं। मैं अगर किसी हॉस्पिटल में जाता हूं, अपने दोस्तों से बात करता हूं, परिवार के किसी ना किसी लोगों को कैंसर होता ही होता है। सवाल ये उठता है कि आजकल लोग देर रात जगते हैं, देर रात सोते हैं, लेट से उठते हैं। क्या
ये तमाम ऐसी वजह हैं जिस वजह से कैंसर भी हो सकता है, वो किडनी में भी कैंसर हो सकता है। कैसे ये लोगों को प्रभावित कर रहा है? जो जो मेडिकल साइंस डेवलप कर रहा है त्यों तो बीमारियां भी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। इन दोनों का रिलेशन क्या है? पंकज जी, जैसा आपने मेरे को पूछा कि भाई ये जो किडनी का कैंसर है, क्या ये लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की वजह से हो सकता है? भाई जिस प्रकार से आप देखिएगा कि हमारे जितने भी यंगर जनरेशन हैं, जितने भी लोग हैं जो कि स्मोकिंग, तंबाकू के सेवन में या ड्रिंकिंग से ये जो लोग प्रभावित हो रहे हैं, तो गुर्दे का कैंसर, किडनी का कैंसर जो पहले किसी ज़माने में 70 की उम्र में देखा जाता था, ये धीरे धीरे करके आज की डेट में 60 साल, 50 साल और आज की डेट में 40 और 35 साल की उम्र तक ये पहुंच गया है। स्मोकिंग की वजह से और ओबेसिटी की वजह से और ब्लड प्रेशर के बढ़ने की वजह से और गुर्दे के फेलियर की वजह से, ये वो 3 या 4 मेन कारण हैं जिनकी वजह से गुर्दे का कैंसर बहुत ज़्यादा बढ़ता है। प्रदूषित पानी, प्रदूषित हवा और प्रदूषित खाना, ये 3 मेन कारण हैं जिनकी वजह से हम लोगों को आज की तारीख में जो बीमारियां हैं वो बढ़ती चली जा रही हैं। आपने एक और चीज़ बोली मेरे को कि क्या जिस तरीके से मेडिकल साइंस बढ़ती जा रही है वैसे वैसे बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। मैं इसका जस्ट अपोजिट बोलना चाहूँगा पंकज जी, जैसे जैसे बीमारियां बढ़ती जा रही हैं वैसे वैसे साइंस तरक्की करता जा रहा है उन बीमारियों को पकड़ने के लिए, उन बीमारियों का इलाज करने के लिए, क्योंकि जो नंबर ऑफ पेशेंट्स हैं, जो मरीजों की संख्या है वो भी बढ़ती जा रही है। तो हमको साइंस को अपने पैरों पर ही रहना है और टिप टोज जिसको बोलते हैं, अपने टोज पे रहकर उस बीमारी को उतनी ही जल्दी पकड़ना है जितनी जल्दी वो बीमारियां डायग्नोस होती हैं, पकड़ में आती हैं। मैं चाहूंगा हमारे दर्शकों को आप ये बताइए, क्योंकि स्मोकर्स की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है, स्मोकिंग में ऐसा क्या होता है जो कि किडनी को सीधा प्रभावित करता है? ऐसा कौन सा केमिकल्स होता है? निकोटीन तो सब जानते हैं कि निकोटीन होता है, पर कैसे वो किडनी को प्रभावित करता है, मैं चाहूंगा जरा आप ये बताएं। स्मोकिंग के अंदर जो आपका तंबाकू होता है उसके अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो मेटल्स होते हैं, हैवी मेटल जैसे कि क्रोमियम, निकल, कैडमियम, इसके अलावा जब ये अपने शरीर में, अपने खून में जाते हैं तो ये जहाँ पर भी जाते हैं ये धीरे धीरे डैमेज करते हैं। ये कोई एक रात का या एक दिन का या एक हफ्ते का या एक महीने का डैमेज नहीं है। ये जो डैमेज है ये लगातार चलने वाला डैमेज है। इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो स्मोकिंग आपको डैमेज करती है वो होती है फ्री ऑक्सीजन रेडिकल्स। क्या है ये फ्री ऑक्सीजन रेडिकल्स? ये फ्री ऑक्सीजन रेडिकल्स हमारे शरीर में जाते हैं और हमारे शरीर के क्रोमोसोम पे, सेल्स पे जाके ये अटैक करते हैं। धीरे धीरे करके ये क्रोमोसोमल चेंज होता है। हमारे शरीर की अपनी एक रिपेयर की, एक अपने खुद को स्वस्थ रखने की एक क्षमता होती है। जब आपकी स्मोकिंग या आपके जो नेगेटिव इफेक्ट्स हैं वो इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि वो फ्री ऑक्सीजन रेडिकल्स को और आपके जो रिपेयर मैकेनिज्म को अगर वो ठीक ना कर पाए और वो इतनी ज़्यादा हो जाए, तब परमानेंट डैमेज चालू होता है। फ्री ऑक्सीजन रेडिकल्स की वजह से जो क्रोमोसोमल डैमेज होता है, क्रोमोसोम जो हमारे जो जेनेटिक मेकअप है, जो हमारे शरीर का जो बेसिक कोण है, अगर वो डैमेज होगा तो जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाएगी वैसे वैसे कैंसर की संभावना बढ़ती जाएगी। जिस तरीके से हमारी उम्र बढ़ती जाती है, क्रोमोसोम की जो हाइट होती है, क्रोमोसोम की जो लेंथ होती है वो कम होती जाती है। फ्री ऑक्सीजन रेडिकल्स, हैवी मेटल्स, क्रोमियम, निकल, कैडमियम या कार्बन डाइऑक्साइड के जो पार्टिकल्स हैं, दे विल डैमेज मोर, दे विल कॉज, इनकी वजह से जो क्रोमोसोम की लेंथ है वो धीरे धीरे रिपेयर मैकेनिज्म जिसको बोलते हैं वो खराब होता जाएगा। बिल्कुल सही। तो मैं एक सवाल आपसे ये जानना चाहूंगा कि जो लोग किडनी कैंसर से पीड़ित हो जाते हैं उसके सिम्टम्स क्या होते हैं? कैसे उनको समझ में आएगा कि ये कैंसर हो सकता है? किडनी कैंसर के जो मेन सिम्टम्स, मेन लक्षण जो मरीज को मालूम चलते हैं वो है असमय आपका वजन का घटना। अगर आपका वजन नॉर्मली 60, 65 या 70 किलो रहता है, आप अमूमक देखेंगे कि वो अपने आप ही धीरे धीरे करके घटने लगा। लेकिन ये बहुत ही ऐसा लक्षण है जो कि जिसको पकड़ पाना बड़ा मुश्किल है। इसके अलावा जो मेन लक्षण आते हैं इसमें वो आता है पेशाब में खून आना, या फिर हम लोगों को ऐसा लगना कि जैसे पेट में कुछ भारीपन है, जैसे पीठ में कुछ भारीपन है। इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट तरीका है जिससे अपन लोगों को मालूम चल सकता है कि हमारे गुर्दे में कोई दिक्कत है या गुर्दे के अंदर या किडनी के अंदर कोई ग्रोथ है या कुछ ट्यूमर बन रहा है, वो है अल्ट्रासाउंड। हर व्यक्ति को, जैसे मैंने पहले बताया कि 40 साल के ऊपर साल में या 6 महीने में एक बार जाके अपने सारा हेल्थ चेकअप कराना चाहिए। उसका फ़ायदा ये होगा
कि अल्ट्रासाउंड एक वो बेसिक मोडेलिटी है जिससे हम लोगों को मालूम चल सकता है कि हमारे गुर्दे के अंदर कोई ग्रोथ तो नहीं आ रही है, हमें कोई कैंसर तो नहीं पैदा हो रहा है। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो फिर उसका आगे सीटी स्कैन या एमआरआई या पेट स्कैन करा के देखा जा सकता है। इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपके घर में किसी भी व्यक्ति को जो कि इसी बीमारी से पीड़ित रहा हो पहले, जैसे माताजी, पिताजी या आपके घर में दादाजी या किसी और को जिसको किडनी का कैंसर रहा हो, तो आपको ये बात समझनी है कि ये आपको थोड़ा जल्दी आपको हेल्थ चेकअप्स चालू करने चाहिए ताकि आपको जल्दी मालूम चले। तो क्या ये किडनी कैंसर जानलेवा होता है या इसका क्योर है? आप लोग इलाज इसका कर सकते हैं? आज की, जैसा आपने अब खुद ही बोला था कि साइंस बहुत तेज चल रही है और वो बीमारियां भी तेज चल रही हैं, तो मैं नहीं मानता कि किडनी कैंसर जानलेवा है। और मैं तो ये बोलूँगा कि कोई भी कैंसर का विशेषज्ञ ये नहीं बोलेगा कि ये किडनी कैंसर जानलेवा है। किडनी कैंसर किसी ज़माने में जानलेवा होता था क्योंकि तकनीक इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन जिस तरीके से साइंस, जिस तरीके से विज्ञान के अंदर डेवलपमेंट होता चला जा रहा है, जिस तरीके से हमको ये कैंसर बहुत ही शुरुआती स्टेजों में पकड़ में आ रहा है, तो ये किडनी कैंसर पूरी तरीके से लाइलाज, तो शब्द ही गलत है, ये इलाज पूर्ण है और इसका इलाज पूरी तरीके से संभव है। चाहे वो दवाइयों से हो, चाहे वो आपकी सर्जरी से हो, चाहे वो अगर आपका फैला हुआ कैंसर भी है तो भी उसके लिए दवाइयां अवेलेबल हैं। एक चर्चा आम बातचीत में बहुत सुनी जाती है कि कौन से स्टेज का कैंसर है और अगर 4th स्टेज का है तो क्यूरेबल नहीं है, इस तरह की बात होती है। क्या अब का मेडिकल साइंस या आप पेशेंट्स को देखते हैं, क्या आप पेशेंट्स को ये उम्मीद दे सकते हैं कि 4th स्टेज का कैंसर भी क्यूरेबल है? अब घबराने की बात नहीं है, क्योंकि आप जहां पर काम कर रहे हैं वहां पे कई लोगों का आपने इलाज किया होगा। तो मैं चाहूंगा कि हमारे दर्शकों को बताइए कि नहीं, 4th स्टेज का कैंसर भी क्यूरेबल है, अब इस तरह की कोई बात रही नहीं है। स्टेज 4 किडनी कैंसर डेफिनेटली क्यूरेबल। क्यूरेबल की जगह मैं आपको ये बोलूँगा, ये जो शब्द है क्यूरेबल, इसकी जगह मैं ये बोलूँगा कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी आप कितनी बढ़ा सकते हैं मरीज की। स्टेज 4 का जो कैंसर है उसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट अगर आपको लगता है तो वो सर्जरी, मतलब कि आपको गुर्दे का जो जिस गुर्दे को उसने प्रभावित किया हुआ है, तो सबसे पहले तो वो गुर्दा निकालने का है। इसके अलावा स्टेज 4 का मतलब ये है कि वो कहीं पर फैला हुआ है। अगर 1 या 2 जगह पर फैला हुआ है तो वो भी ऑपरेशन के द्वारा पॉसिबल है, और वो भी मिनिमली इन्वेजिव, मतलब कि दूरबीन के द्वारा या फिर रोबोटिक्स के द्वारा ये पॉसिबल है। रही बात वो अगर पूरे शरीर में फैला हुआ है तो इसके लिए भी इलाज, इसके लिए भी दवाई आज की तारीख में अवेलेबल है, जो कि आज से 10 या 15 साल पहले नहीं हुआ करती थी। इस इलाज को, इस दवाइयों को बोला जाता है इम्यूनोथेरेपी। इस इम्यूनोथेरेपी के द्वारा आप 70% मरीजों को कैंसर फ्री भी कर सकते हैं। इम्यूनोथेरेपी, ये जबरदस्त खोज है मेरे ख्याल से। और मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप इलाज करते हैं, आप जिस अस्पताल में काम करते हैं, सर्वोदय हॉस्पिटल, वहाँ पर क्या इसका इलाज संभव है? हम पिछले कई सालों से इम्यूनोथेरेपी से ही इलाज कर रहे हैं। हमारे पास बहुत सारे मरीज अलग अलग स्टेज में, अलग अलग लेवल पे आते हैं, और 90% केस में हम लोग सभी मरीजों का इलाज सक्सेसफुली कर पाते हैं। और हाँ, वो मरीज आज भी हमारे पास आते हैं अपने फॉलोअप के लिए, साल में या 6 महीने में एक बारी, और इम्यूनोथेरेपी के बाद भी आते हैं, ऑपरेशन के बाद भी आते हैं। तो सर्वोदय हॉस्पिटल की बात तो बहुत ही ज़रूरी, आपने जैसे बताया कि आप कितने मरीजों को देखते हैं। मरीजों की संख्या गिन पाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि मरीजों की संख्या दर बदर बढ़ती जा रही है और नंबर ऑफ पेशेंट्स भी बढ़ते जा रहे हैं, और उनका इलाज भी कई गुना संभव है, क्योंकि जो ट्रीटमेंट है, जो इलाज है, वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव तौर तरीके से किया जाता है। एक सवाल मैं और चाहूँगा कि आप दर्शकों को बताइए, क्योंकि लोगों में ये बड़ा डर रहता है कि ऑपरेशन के बाद, इम्यूनोथेरेपी के बाद लाइफ बिल्कुल बदल जाता है। जीते तो हैं, मतलब जिंदा तो रहते हैं पर जी नहीं पाते हैं। इसका क्या मतलब है? क्या ये मिथ है, गलत बात है, या नॉर्मल लाइफस्टाइल में वो आ सकते हैं? इसकी संभावना बहुत ज़्यादा है। ओके, इम्यूनोथेरेपी के बारे में बात करें पंकज जी। कीमोथेरेपी और इम्यूनोथेरेपी ये 2 अलग अलग चीज़ें हैं।
कीमोथेरेपी आपके पूरे शरीर के अंदर जाके अलग अलग सेल पे काम करती है जहाँ जहाँ पर कैंसर है। इम्यूनोथेरेपी आपके खुद के शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाती है और वो जो शरीर की इम्यूनिटी बढ़ती है उससे जाके वो कैंसर के सेल से लड़ाई करता है। ये बिल्कुल ही अलग टॉपिक, अलग ही डिफरेंट तरीका है आपके शरीर को ठीक करने का कैंसर के द्वारा। कैंसर कीमोथेरेपी 1 दशक 2 दशक पहले बहुत ज़्यादा टॉक्सिक मतलब कि वो शरीर में अलग अलग जाके अलग अलग जगह पे हमारे ही नॉर्मल सेल्स को नुकसान पहुंचाती थी। आज की तारीख में जो कैंसर कीमोथेरेपी या फिर इम्यूनोथेरेपी है वो इतनी ज़्यादा स्पेसिफिक है, टारगेटेड है कि वो वहाँ पे जाती है जहाँ पर कैंसर के सेल हैं और वो उन्हीं को जाके डैमेज करती है, ना कि आपके बाकी शरीर के बाकी ऑर्गन्स को। तो आपका जो स्वस्थता है वो कैंसर कीमोथेरेपी पे आज की तारीख में और या फिर इम्यूनोथेरेपी पे आज की तारीख पे वो इतनी खराब नहीं है जितनी आज से 2 दशक पहले हुआ करती थी। तो ये एक मिथ्या है और ये एक डर है जो कि स्वाभाविक है मरीज के अंदर, लेकिन इस डर को हटाकर उसकी विल पावर को बढ़ाकर उसकी मोटिवेशन को बढ़ाकर ही आप ये दे सकते हैं। मैं चाहूँगा, क्योंकि आप सीनियर कंसल्टेंट हैं, आपने इतने रोगी का इलाज किया है कि आपको संख्या भी याद नहीं है, तो निश्चित तौर पर आप बहुत एक्सपर्ट हैं और बहुत लोगों को आपने ठीक किया है। मैं चाहूँगा कि हमारे दर्शकों को, टीवी 9 के दर्शकों को आप क्या और मैसेज देना चाहेंगे, पैगाम देना चाहेंगे, जिससे कि अगर कोई बीमारी से ग्रसित है तो वो निश्चित तौर पर उसके अंदर होप हो, उम्मीद हो कि वो ठीक हो जाएगा। और जो लोग ठीक हैं उनके बारे में तो आपने बहुत कुछ बताया कि ओबेसिटी से बचिए, मैं भी कोशिश करूंगा, मैं भी थोड़ा मोटा हूं। और दूसरी बड़ी बात कि और क्या क्या चीज करना चाहिए, जो ग्रसित हैं उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे। हाँ, प्रिवेंशन तो आपने बता दिया कि प्रिवेंशन क्यों जरूरी है, तो हमारे दर्शक ये वीडियो देखेंगे तो उनको समझ में ये बात आ जाएगी। लेकिन जो बीमार हैं, जो परेशान हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आपने बताया कि अब आप नए टेक्नोलॉजी के जरिए, नए मेथड्स के जरिए, जिसमें आपने इम्यूनोथेरेपी भी बताया, कीमोथेरेपी भी बताया, तो सवाल उठता है कि उन लोगों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे। मैं अपने सभी उन मरीज भाइयों के लिए यही बताना चाहूँगा कि सबसे पहले तो आपका जो मन में जितने भी आपकी शंकाएं हैं, आपके स्वाभाविक है वो, हालांकि कि हम लोग क्या ठीक हो पाएंगे, सबसे पहले तो इस शंका को दूर करिए। अपने एक्सपर्ट, अपने यूरोलॉजिस्ट, अपने जो नियर बाय आपके जो कैंसर के अस्पताल हैं वहाँ पर जाइए और उनसे डिस्कशन करिए कि हम लोग किस स्टेज पर हैं और इसके लिए क्या क्या इलाज के ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल हैं। साइंस विज्ञान आपको हर स्टेज पे, हर लेवल पे आपको अलग अलग ऑप्शन देने के लिए आज तारीख में तैयार है। दूसरी चीज़, जो व्यक्ति इस बीमारी से ग्रसित नहीं है, मैं उनके लिए यही बोलूँगा, अपना जीवन शैली बदलिए, अपने जीवन को स्वच्छ, सुंदर और जितना साफ सुथरा बनाएंगे उतना ज़्यादा बेहतर है। अपने तंबाकू का सेवन, अपने पानी का सेवन को बढ़ाइए, अपने नमक की मात्रा को कम करिए, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करिए, तनाव को कम करिए। बस देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें थी। डॉक्टर गुप्ता, जो कि एक बड़े ही चर्चित अस्पताल में कार्यरत हैं, कई लोगों को इन्होंने ठीक किया है और ख़ास तौर पर किडनी पेशेंट्स के बीच इन्होंने अपनी बातों से उनके अंदर एक उम्मीद जगाई है। तो निश्चित तौर पर, क्योंकि इनका जो हॉस्पिटल है वहाँ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के जरिए इलाज भी होता है और ये खुद इतने इक्विप्ड हैं कि तरह तरह के पेशेंट्स का ये इलाज करते हैं। तो डॉक्टर गुप्ता, आपका इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। तो इस प्रोग्राम में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए टीवी 9। धन्यवाद, नमस्कार।